अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया के साथ। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान आसमा इकबाल। आज हम प्रोग्राम में सबसे पहले बात करने जा रहे हैं भारत के मकबूजा जम्मू और कश्मीर में ढाए जाने वाले मज़ालिम के हवाले से। बताना हमें आपको यह है कि बरतानिया के हाउस ऑफ कॉमन्स ने मकबूजा वादी में भारत की जानिब से सुल्म सितम का जो पर्दा है वो चाक कर दिया है। हाउस ऑफ कॉमन्स के 28 अरकान की जानिब से भारत के लंदन में हाई कमीशन को एक ख़त लिखा गया है। ये उस ख़त की झलकी है जो टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। कहा इस ख़त में ये गया है कि इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ जो की जा रही हैं मकबूजा कश्मीर के अंदर, उस पर तशवीश है। ये भी वाज़ेह किया गया है कि जो समाजी कारकुन हैं खुर्रम परवेज़, वो दहशतगर्द नहीं हैं, इंसानी हुकूक़ का दिफा करने वाले शख्स हैं। हाउस ऑफ कॉमन के ख़त के मुताबिक समाजी कारकुन खुर्रम परवेज़ की गिरफ्तारी, उन्हें जेल में डालने का मामला अक़वाम मुत्तहिदा में भी उठाया गया है। मुतालिबा भी किया गया कि खुर्रम परवेज़ की गिरफ्तारी की वजूहात बताई जाएँ, मामले की शफाफ अंदाज में तहकीकात की जाएँ। हाउस ऑफ कॉमन्स ने कहा कि मकबूजा कश्मीर में जाली मुकाबलों की तशवीश की तलात हैं। बेगुनाह निहत्ते कश्मीरियों को मुबैना दहशतगर्द करार देकर मार दिया जाता है। हकीकत से पर्दा उठाया जाए कि मरने वाले तमाम आम शहरी होते हैं। 2 साल में बेगुनाह 2500 अफराद को हिरासत में लिया गया है। हाउस ऑफ कॉमन्स ने ख़त के ज़रिए तमाम वाक़यात पर भारतीय हाई कमीशन से वजाहत तलब की है। कश्मीर के सफ़ीर वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान भी मकबूजा कश्मीर के मज़लूम शहरियों की आवाज़ अक़वाम मुत्तहिदा समेत दीगर फोरम्स तक पहुँचा रहे हैं और पाकिस्तान की क़यादत का अज़्म है कि वो कश्मीरियों की सियासी, सफारती और अखलाकी हमायत और इमदाद जारी रखेंगे। लेकिन आज ये जो ख़त सामने आया है हाउस ऑफ कॉमन्स की जानिब से लंदन में भारतीय हाई कमीशन को जो लिखा गया है, इसकी क्या अहमियत है, इस ख़त के बाद क्या असरात मुरतब हो सकते हैं ख़ास तौर पर मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर, ये सारी चीज़ें हम जानने के लिए बात करेंगे। जी हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद होंगे, लेकिन अभी आपको बताएं कि इस ख़त के हवाले से बहुत सारी चीज़ें ऐसी कही जा रही हैं, तवक्कुआत जो हैं ऐसी वाबस्ता की जा रही हैं जो शायद बहुत ज़्यादा क़ब्ल वक्त हैं। ये तवक्कुआत रखनी चाहिए, नहीं रखनी चाहिए, सारी चीज़ें में डिटेल में बता रहे होंगे, अपना तज्ज़िया, अपना इज़हार ख़याल कर रहे होंगे अल्ताफ़ हुसैन वानी साहब, जो कि सीनियर हुर्रियत रहनुमा हैं। वीडियो लिंक पे हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अल्ताफ़ साहब। वालेकुम सलाम। अल्ताफ़ हुसैन साहब, बहुत शुक्रिया आप हमारे शो के लिए वक्त निकाल रहे हैं। अल्ताफ़ साहब, पहले तो ये बताइएगा कि जो ख़त लिखा गया है हाउस ऑफ कॉमन्स की जानिब से, ख़त लिखा जाना यकीनन बड़ा अहम है, लेकिन जिस इदारे को ये ख़त लिखा गया है, मैं बात कर रही हूँ भारत का जो लंदन में हाई कमीशन है, उसकी कोई रिस्पॉन्स आएगा? आपको लगता है कोई जवाब दिया जाएगा इस ख़त का? लेकिन खत का लिखना जो बरतानिया के पार्लियामेंट मेंबरान की जानिब से अपनी जगह एक बहुत अहमियत की का हामिल है, लेकिन क्या भारतीय सफारत खाना इसका जवाब देगा? जहाँ तक भारत के रिस्पांस का ताल्लुक है, हमें पता है आज तक हिंदुस्तान की तरफ से जितना रिस्पांस आज तक आया है चीज़ों का, वो हमें मालूम है। हिंदुस्तान किसी भी बैन अवी इदारे को या जो दुनिया की अक़वाम है उनकी तरफ से या इंसानी हकूक़ के इदारों की तरफ से जितनी भी उस पर उंगली उठाई गई है, उसके इंसानी हकूक़ के रिकॉर्ड को कंडेम किया गया है या उससे जवाब मांगा गया है, हिंदुस्तान की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। आज ही के दिन मैं आपको बताता चलूँ, आज ही अक़वाम मुत्तहिदा के जो एक्सपर्ट्स हैं, जो स्पेशल रैपटर्स हैं, उन्होंने एक जॉइंट खत लिखा है भारत को, भारतीय हुकूमत को, जिसमें एक तो जो इन्फोर्स्ड एंड इन्वॉल्वड डिसअपीयरेंसेस का वर्किंग ग्रुप है, उनकी तरफ से, उनके चेयर की तरफ से, इसी तरह जो वर्किंग ग्रुप है ऑन आर्म्ड डिटेंशन उसकी तरफ से, इसी तरह जो टॉर्चर पर और एक्स्ट्रा जुडिशल एग्जीक्यूशन पर स्पेशल रैपटर्स हैं, उनकी तरफ से, यानी कि 7 यूएन स्पेशल रैपटर्स ने मुश्तरका तौर पर हिंदुस्तानी हुकूमत को खुर्रम परवेज़ की गिरफ्तारी पर आड़े हाथों लिया है और ये साफ लिखा है कि हिंदुस्तानी सरकार एक ऐसे इंसानी हकूक़ कारकुन को गिरफ्तार कर रही है जिसका काम दुनिया जानती है, जिसने बहुत सारे मजलूमों के पर होने वाले मजालिम को दुनिया में आश्कार किया है। लेकिन इससे पहले भी अक़वाम मुत्तहिदा की जो स्पेशल रैपटर ऑन ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स है, जब खुर्रम परवेज़ गिरफ्तार हुए तो ठीक आधे की ट्वीट था कि खुर्रम इज अ राइट्स डिफेंडर नॉट अ टेररिस्ट, रिलीज खुर्रम परवेज़। और 22 और 23 को दुनिया की 20 बड़ी जो एनजीओज है, उन्होंने खुर्रम परवेज़ की रिहाई के लिए ट्विटर स्टॉर्म शुरू किया है। तो बात यह है कि दुनिया की तरफ से बड़ा रिस्पांस आया है,
दुनिया की ह्यूमन राइट्स फैटर्निटी की तरफ से, एकेडमिया की तरफ से और इवन पार्लियामेंट्स में, जैसे बरतानवी पार्लियामेंट में ये बात हुई, यूरोपीय पार्लियामेंट के मेंबरान ने इस पर बात की है, लेकिन अभी तक जो हिंदुस्तान का रिस्पांस है, हिंदुस्तान टस से मस नहीं हो रहा है। उसकी नहीं, बुनियादी टस वजह से है मस कि अभी नहीं हो तक रहा है, बल्कि हिंदुस्तान को हमें तो किसी ये ने दिखाई दे रहा है ना कि वो अकाउंटेबल नहीं और बनाया। नहीं, अल्ताफ साहब, हमें तो ये दिखाई दे रहा है कि बजाय कि कुछ बैकफुट पे जाए, कुछ ऐसे लोग जिन्हें अरेस्ट किया गया है उन्हें रिहा करे, जिनका ये इस खत के अंदर भी जिक्र है, दीगर दुनिया भी जिसके ऊपर बात कर रही है, और कुछ इकदामात होते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं, जैसे जो बहुत सारे इलाकों के अंदर हल्का बंदियों की मशक की जा रही है। आपको नहीं लगता कि ये दहशतगर्दी की एक नई शक्ल है, क्योंकि ये तो बैनुल अक़वामी जो कवानीन हैं उसकी सरीहन खिलाफ वर्जी है। किसी भी मकबूजा इलाके के अंदर आप इस तरह की हल्का बंदियाँ किस तरह से कर सकते हैं? और हल्का बंदियाँ तो की जा रही हैं, नस्ल कुशी जिस तरह से की जा रही है, जितनी बड़ी तादाद में नौजवानों को अरेस्ट किया जा रहा है, फिर दहशतगर्द करार दे के उनको शहीद किया जा रहा है, ये सारी चीज़ें भी तो कवानीन की सरीहन खिलाफ वर्जी हैं, बैनुल अक़वामी कवानीन की। देखें, अगर हम देखें ना, जो हिंदुस्तान जो कुछ कर रहा है, कोई भी एक बात हिंदुस्तान मकबूजा कश्मीर में न तो बैनुल अक़वामी कवानीन के तहत कर रहा है और न ही वो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें जो कश्मीर पर है उनके तहत कर रहा है, और न वो अपने आइन की जो कोई कदर वहां पर कर रहा है। हिंदुस्तान की तरफ से जो कश्मीरियों का कत्लेआम पिछले 33 साल से जारी है, क्या वो किसी हिंदुस्तान के जो आइन के अंदर जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसके अंदर भी किसी जगह नहीं है? जहां तक अक़वाम मुत्तहिदा की कश्मीर पर करारदादें वो अपनी जगह, और इसी तरह जो बैनुल अक़वामी कवानीन है उनकी भी हिंदुस्तान खुली खिलाफ वर्जी करता आ रहा है। और आज जो बात हम कर रहे हैं कि वो मावराए अदालत कत्ल भी वहां पर जारी है, और उसके साथ साथ जो हदबंदियों का सिलसिला है। देखिए, हिंदुस्तान एक काबिज, एक जारिया हुकूमत वहां पर है, एक काबिज कौम जो है वो आई है कश्मीर पर, हुकूमत कर रही है। उसके साथ साथ बदकिस्मती ये एक ऐसी हुकूमत इस वक्त हिंदुस्तान पर है जो हिंदू हिंदू इंतहा पसंदों की हुकूमत है, जिनका एजेंडा यही है कि कश्मीर के अंदर हिंदुत्व को फैलाना है, अपने एजेंडे को बरकरार रखना है, जिसके लिए रियासत के अंदर जो उन्होंने मकबूजा रियासत को पहले 2 हिस्सों में तकसीम किया, फिर उसका स्टेटस डाउन कर दिया, और उसके बाद वहां पर जो उन्होंने कवानीन की जो जहरियत की, उन्होंने जो वहां पर कवानीन लागू किए, जिस तरह से एक कानूनी जहरियत जिसको कहते हैं, या आप इसको हम लॉफेयर कहते हैं, या कॉन्स्टिट्यूशनल टेररिज्म कहें, जिस तरह से उन्होंने कवानीन तब्दील किए, जहां पर डोमिसाइल लॉ, जहां पर लैंड राइट्स, जहां पर जो फॉरेस्ट राइट्स, और मैं इस बिल्कुल तरह अल्ताफ से हुसैन जो साहब इसी माइनिंग जानिब के आना राइट्स। चाह रही हूँ, जो कुछ 2019 में किया गया है, जिस तरह से मकबूजा वादी की खुसूसी हैसियत जो है उसको ख़त्म किया गया। मैं ये चाह रही हूँ कि पेशरफ्त इस पर क्या हुई है मकबूजा वादी के अंदर। लोग इस पर जो बहुत ज़्यादा मुतहरिक हैं, ख़ास तौर पर जो आप जैसी शख्सियात हैं, वो इसको लेकर क्या कर रही हैं, वहाँ के अवाम इस बारे में क्या कहते हैं? क्या ये सोचा जा रहा है कि जी 2019 में जो हो गया सो हो गया, अब चूँकि 2022 आ रहा है तो बस जिस तरह से भारत चाह रहा है उसी तरह से चलते रहा जाए, या अभी आप रखते हैं कोई इस बारे में कोई ना कोई मनसूबाबंदी है आपकी कि नहीं, इसको हमें मनसूख कराने के लिए कोई भरपूर किस्म का इकदाम जो है वो लाजमन करना होगा? देखे, मकबूजा कश्मीर के अवाम तो अपनी जद्दोजहद जारी रखे हुए हैं। जो आज आप आए रोज हलाकतें देखती हैं, जो आप डिमोलिशन ऑफ प्रॉपर्टी है, जो हिंदुस्तान एक नए से नया कानून ला रहा है, उसका मकसद ये है कि कश्मीरी किसी तरह भी वो अपने हक से दस्तबरदार नहीं हो रहे हैं। और जो हमारा काम, जो बाकी लोग हैं दुनिया के अंदर, वो दुनिया के हर पावर कॉरिडोर को दस्तक दे रहे हैं और उनको जगाते हैं। जहाँ पर सिविल सोसाइटी का ताल्लुक है, हम जैसे लोगों का ताल्लुक है, या कश्मीरी जो दुनिया के अंदर हैं, वो दुनिया की सिविल सोसाइटी को जगा रहे हैं, जिसका रिस्पांस आपको बरतानवी पार्लियामेंट में नजर आता है, जिसका रिस्पांस आपको अक़वाम मुत्तहिदा के स्पेशल रैपरटर्स की रिपोर्टों में नजर आता है, जिसका आप अभी जो बोजीना हर्ज़ेगोविना में बोजीना के मकाम पर अल्ताफ रसल साहब, ट्रिब्यूनल हुआ, दुनिया जाग रही उसमें नजर है। आता है। ये सारी चीजें कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें कर हेलो। सकते हैं, ये सारी चीज़ें की जा रही हैं अल्ताफ साहब। ये हम गुज़श्ता 7 दहाइयों से सुन रहे हैं ना कि आलमी बरादरी को बताया जा रहा है,
सिचुएशन क्या है उससे आगाह किया जा रहा है, आलमी बरादरी कहीं ना कहीं इसका नोटिस ले रही है, जल्द कुछ ना कुछ हो जाएगा, जल्द मकबूजा कश्मीर के लोगों को आज़ादी जो है वो मिल जाएगी। लेकिन 7 दहाइयाँ गुजर जाने के बावजूद भी आज हम यहाँ इस प्लेटफॉर्म से भी दीगर जब भी मकबूजा कश्मीर के हवाले से बात होती है तो यही कहा जा रहा होता है कि जल्द आज़ादी नसीब होगी। क्या कमी है, क्या कोताही है? मैं ये नहीं कह रही कि मकबूजा कश्मीर के लोगों की जदोजहद में कोई कमी है, लेकिन किसी तरह की कोई स्ट्रैटेजी जिसके ज़रिए से ये मसला दुनिया के सामने रखा जाना चाहिए, हो सकता है उस स्ट्रैटेजी में कोई प्रॉब्लम हो, उस हिकमत अमली में कोई प्रॉब्लम हो, जो दुनिया ये सारा कुछ देख कर भी, जानते हुए, समझते बूझते हुए भी बात नहीं कर पा रही है। क्योंकि बार बार हम ये तो नहीं कह सकते कि बैनुल अक़वामी बरादरी के मफादात जुड़े हैं इसलिए वो भारत को कुछ नहीं कह सकती। बहुत सारे मामलात में कहा भी जा रहा है, तो फिर मकबूजा वादी को क्यों इतना इग्नोर किया जा रहा है? नहीं, देखिए, मकबूजा वादी के बारे में जहाँ तक इंसानी हकूक की बात है, बाकी चीज़ों की बात है, उसमें बैनुल अक़वामी बिरादरी बात तो करती है हिंदुस्तान के साथ इसको कम कर, लेकिन जो हिंदुस्तान को अकाउंटेबल बनाना है इन मजालिम के लिए, उसके लिए बैनुल अक़वामी बिरादरी कुछ नहीं कर रही है। और ये कहना वजह है कि बैनुल अक़वामी बिरादरी के मफादात इस वक्त दुनिया के अंदर इंसानी हकूक या दूसरी चीज़ें जो हैं वो सिर्फ एक हथियार के तौर पर ही इस्तेमाल की जा रही हैं। जब इसी बैनुल अक़वामी बिरादरी को, इसी अमरीका को, दूसरे ममालिक को, जब अभी लीबिया में गए, दूसरे ममालिक सीरिया में गए, दूसरे अफगानिस्तान में आए, तो ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्ट के अंदर आ गए थे कि जनाब इंसानी हकूक की पामालियाँ आ रही हैं। लेकिन जहाँ तक भारत का ताल्लुक है, भारत के बारे में सिर्फ बात की जा रही है, हिंदुस्तान को अकाउंटेबल नहीं बनाया जा रहा है, जिसकी वजह से हिंदुस्तान जो है इस तरह से दनदनाते हुए ये मजालिम कर रहा है। न सिर्फ मकबूजा कश्मीर के अंदर जो कुछ वो कर रहा है वो तो अपनी जगह, वो तो उसका एक एजेंडा ही है, लेकिन अब भारत के अंदर जो अकलियतें हैं, जो मुसलमान हैं, ईसाई हैं, दलित्स हैं, उनके साथ जो कुछ कर रहा है उस पर भी दुनिया के अंदर उसकी कोई कंडेमनेशन नहीं हो रही है। दुनिया उसको अकाउंटेबल नहीं बना रहा है, क्योंकि हिंदुस्तान एक बड़ी मार्केट को समझा जाता है। हमारे इस्लामी ममालिक जहां कश्मीर पर एक करारदाद तो पास करते हैं, बात तो करते हैं इस पर, लेकिन दूसरी तरफ हिंदुस्तान के उसी वजीर आजम को, जिसको हम अपना कातिल समझते हैं, जिसको हम काबिज समझते हैं, उसको बड़े बड़े अलकाबात से नवाजती है। तो ये तो दुनिया की मेरी सियासत आवाज़ आ रही है? अल्ताफ साहब सुन पा रहे हैं आप मुझे? सर ये फरमा दीजिएगा, बड़ी मार्केट है भारत, वो तो मज़ीद बड़ी मार्केट बन जाएगा, मफादात जुड़े हैं, मज़ीद मफादात जुड़ जाएंगे, तो फिर मकबूजा वादी का मसला किस तरह से होगा? हल क्या है फिर इसका? क्या किया जाए कि मफादात भी जुड़े रहें और ये मसला भी हल कर ले दुनिया? आपको एक बात बताऊं, हमारा काम, मकबूजा कश्मीर के अवाम ने पिछले 73 साल से हिंदुस्तान के मजालिम को सहा है। हमने सिखों के मजालिम भी देखे हैं, हमने मुगलों के मजालिम भी देखे हैं, हमने डोगरा के मजालिम भी देखे हैं। हम उन तमाम हुक्मरानों के खिलाफ हमारे आबा व अजदाद लड़े हैं और अपनी जद्दोजहद जारी रखी है। ये अब हमारे ऊपर एक और कौम मुसल्लत हुई है, इसके खिलाफ भी हम अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। हम किसी जगह भी हिंदुस्तान के मजालिम, चाहे दुनिया जो भी करे, लेकिन दुनिया ये भी याद रखे, आज मैं इस खित्ते के अवाम को, इस खित्ते के ममालिक को भी ये बताना चाहता हूँ, अगर हमारा मसला हल नहीं होता है, अगर हमें आज़ादी नहीं मिलती है, अगर हमें अमन नहीं मिलता है, तो इस खित्ते में किसी को अमन नसीब नहीं होगा। इस खित्ते में कोई अमन से नहीं रहेगा। ये बात तो बजाय है कि अपनी तब तक इस पूरे जद्दोजहद जारी खित्ते में अमन कायम ही नहीं हो सकता है जब तक मकबूजा वादी का मसला जो है वो हल नहीं होता है, कब्जा नहीं मकबूजा छोड़ता वादी है नहीं, भारत मकबूजा इसमें। जम्मू कश्मीर का, मकबूजा जम्मू कश्मीर का। जम्मू कश्मीर का मसला हल नहीं होता है और भारत अपना कब्ज़ा नहीं छोड़ता है, यहाँ के अवाम को हक़ खुद इरादियत नहीं दिया जाता है, उनकी मर्ज़ी के मुताबिक उनका फ़ैसला नहीं होता है, तो किसी भी सूरत अमन कायम नहीं हो सकता है। यही बात बार बार बावर कराई जा रही है वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से भी, यूनाइटेड नेशन में भी जब वो जाते हैं तब भी वो यही बात करते हैं। लेकिन न जाने कब ये बात जो है वो आलमी जो क़ुव्वतें हैं, जो ताकतें हैं बड़ी, उनको समझ में आएगी। हमारी दुआ है जी, आप लोग इतनी स्ट्रगल कर रहे हैं, आज से नहीं कर रहे हैं, सालों से कर रहे हैं,
مدتوں سے کر رہے ہیں. یہ اسٹرگل جو ہے یہ رنگ لے کر آئے. اللہ کرے کہ مقبوضہ وادی جو ہے جموں کشمیر جو ہے اس کے لوگوں کو آزادی نصیب ہو, بالکل اسی طرح سے جس طرح سے آپ لوگ کی خواہش ہے, جس طرح سے آپ لوگوں نے اس کے لیے قربانیاں دی ہیں. بہت شکریہ. الطاف حسین وانی صاحب سینئر حریت رہنما ہے, ہمارے ساتھ موجود تھے. جی مقبوضہ وادی کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے, مقبوضہ جموں کشمیر کے حوالے سے. کہنا ان کا یہی ہے کہ جد و جہد جاری ہے, لیکن کیا کریں کہ عالمی برادری جو ہے خاص طور پر جو طاقتور ممالک ہیں ان کے مفادات جڑے ہیں بھارت سے, ان مفادات کو دیکھا جا رہا ہے. مقبوضہ وادی کے لوگ کیا چاہ رہے ہیں اس چیز کو نہیں دیکھا جا رہا ہے. بہرحال جی آگے بڑھتے ہیں, اور اب ہمیں بات کرنی ہے امریکہ کی. امریکہ کی بات ہمیں آج اس لیے کرنی ہے کہ وہاں کرونا ریلیف فنڈ میں سامنے آیا ہے ایک بہت بڑا گھپلا, بہت بڑا غبن. 100 کھرب ڈالرز کی رقم بتائی جاتی ہے. جی امریکہ جیسے ترقی یافتہ ملک میں بھی 9 سرباز کرونا ریلیف فنڈ پر ہاتھ صاف کرنے میں کامیاب ہو گئے. بے روزگار اور کاروبار کی مدد کے لیے قائم فنڈ سے سویلین جو ہیں بہت سارے لوگ جو ہیں جن کی مدد کی جانی تھی, ایسے لوگ جن کے کاروبار تباہ ہو گئے تھے, ایسے لوگ جن کی جابس چلی گئی تھیں, یہ جو فنڈز ہیں یہ چرا لیے گئے ہیں. چوری کی گئی رقم کا جو تخمینہ ہے وہ سیکرٹ سروس کے کیسز, لیبر ڈپارٹمنٹ اور اسمال بزنس ایڈمنسٹریشن کے ڈیٹا پر مبنی ہے. لیبر ڈپارٹمنٹ کی رپورٹ بتاتی ہے کہ $100 بلین میں سے تقریباً $87 بلین بے روزگاری کے لیے قائم فنڈ میں سے چوری ہوئے. یعنی ایک بہت بڑی تعداد جو وبا کی وجہ سے بے روزگار ہو گئی تھی, ان اصل حقداروں تک یہ فنڈ, یہ رقم جو ہے یہ نہیں پہنچ پائے گی. معاف کیجیے گا. آپ کو بتائیں کہ انشورنس ہے وہاں پر بہت سارے لوگوں کی جو ہوتی ہے, قرض لوگوں کو ادا کرنے ہوتے ہیں, ان کو یہ رقم دی جانی تھی, لیکن اب یہ رقم جو ہے یہ ان لوگوں تک نہیں پہنچائی جا سکے گی. بہت بڑا ایک غبن یہ سامنے آیا ہے. اور کرونا ریلیف فنڈ میں ہونے والے اتنے بڑے فراڈ پر مختلف ریاستوں میں 900 سے زائد کیسز پر تحقیقات جاری ہیں. اب تک کہا یہ جا رہا ہے کہ بہت سارے افراد کو اس کیس کے حوالے سے گرفتار بھی کیا جا چکا ہے. سچویشن کیا ہے, کیوں اتنا بڑا غبن امریکہ جیسے ملک کے اندر سامنے آیا ہے, یہ ساری چیزیں ہم بات کریں گے اس پہ. جی جہانگیر کھٹک صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں, سینئر تجزیہ کار ہیں, اکثر ہمارے پروگرام میں ہماری ریکویسٹ پر موجود ہوتے ہیں. ویلکم کرتے ہیں انہیں. السلام علیکم جہانگیر کھٹک صاحب. جی وعلیکم السلام. تھینک یو فار ہیونگ می آن دا شو. جہانگیر صاحب آپ کا شکریہ, ہمیشہ کی طرح ہماری ریکویسٹ پہ آپ آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. جہانگیر کھٹک صاحب پہلے تو ذرا یہ بتا دیجیے گا, یہ جب خبر ہم میری پوری ٹیم جو ہے ہم تک یہ پہنچی خبر اور ہم نے سوچا کہ اس کو آج پروگرام میں شامل کریں, تو پہلا سوال سب کے ذہنوں میں یہ ہے کہ اتنا بڑا غبن امریکہ جیسے ملک کے اندر. جی ہاں، لیکن یہ کہ امریکہ جیسے ملک میں یہ نئی چیز بھی نہیں ہے، کیونکہ دیکھیے ایسے معاشرے جہاں پر کہ اکانومی بہت زیادہ ڈاکیومنٹڈ ہو، جہاں پر کہ انٹرنیٹ کا استعمال بہت زیادہ ہو، جہاں پر کہ آپ کی جو آئیڈینٹی ہے وہ ہمیشہ خطرے میں رہتی ہے، تو وہاں پر فراڈز کا امکان ہمیشہ رہتا ہے. اور یہ جو جس فراڈ کی آپ بات کر رہی ہیں $100 بلین کا جو ابھی یو ایس سیکرٹ سروس کی جانب سے اس بات کی جو اعلان کیا گیا ہے کہ اتنا بڑا پیسہ یہاں سے غبن ہوا ہے، اس کی وجہ ایک بہت بڑی یہ بھی ہے کہ دیکھیے جب لاسٹ ایئر کووڈ کا پینڈیمک اپنے عروج پر تھا تو اس وقت امریکہ میں ان امپلائمنٹ ریٹ بہت زیادہ بڑھ گیا تھا. امریکہ کی اکانومی کا تقریباً 25% بند ہو چکا تھا، اور اس کی وجہ سے حکومت نے اس وقت یہ سوچا کہ بجائے اس کے کہ ہم لوگوں کی زندگیوں کو خطرے میں ڈالیں، ان کو کام پر بھیجنے کے، ان کو گھر پر ان امپلائمنٹ انشورنس دی جائے یا ان امپلائمنٹ بینیفٹس دیے جائیں. تو وہ ان امپلائمنٹ بینیفٹس کی مد میں جو ہے لوگوں نے کچھ تھوڑا بہت غبن کیا، لیکن میرا خیال ہے بڑا غبن جو ہے وہ ایک پروگرام انہوں نے شروع کیا تھا جس کو وہ کہتے تھے پے چیک پروٹیکشن پروگرام PPP. اس کے تحت ہوتا یہ تھا کہ اگر میں ایک امپلائر ہوں تو میں حکومت سے قرضہ لے سکتا ہوں، اور یہ قابل معافی قرضہ ہے، یعنی اگر میں دے پاؤں تو ٹھیک ہے، نہ دے پاؤں تو حکومت مجھے وہ معاف کر دے گی. اور اس میں ملین ہار ڈالرز لوگوں نے لیے، بڑی بڑی کمپنیوں نے لیے، جس میں پے پیل اور دوسرے بڑے ادارے ان کے نام آ رہے ہیں. انہوں نے وہ پیسے لیے اور اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ پیسہ لے کر انہوں نے اپنے امپلائیز کو دینا تھا، تاکہ جو کوشن ان کو مل جائے، تاکہ لوگ اپنی نوکریوں سے فارغ بھی نہ ہوں اور ان کو گھر بیٹھے ان کو جو ہے کچھ فائدہ بھی دیا جا سکے، یعنی ان کو تنخواہیں ملتی رہیں، بے شک وہ جزوی کیوں نہ ہو. تو اس میں بہت بڑا غبن ہوا ہے اور انویسٹیگیشن جاری ہے. شاید اس سے یہ امکان ہے کہ یہ پیسہ اور بھی بڑھ جائے، کیونکہ یہ تو ایک بہت بڑا فراڈ تھا. اور پھر جو پیسے کی ڈسبرسمنٹ اس وقت ہوئی تھی، دیکھیے صرف پے چیک پروٹیکشن پروگرام کے تحت مور دین $500 بلین، تو میرا خیال ہے اس میں کیونکہ ایک ٹرانش آئی تھی کوئی $250 ارب کی، پھر اس کے بعد ایک اور بھی آئی تھی، تو کافی پیسہ اس میں تقسیم ہوا تھا.
اور اسی میں بہت زیادہ غبن ہوا ہے. بالکل. ٹھیک ہے، بڑا زیادہ غبن ہوا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ اگر مزید اس پہ تحقیقات کی جائے گی تو اور زیادہ بھی فراڈ جو ہے اس طرح کا سامنے آ سکتا ہے، یہ رقم بہت زیادہ بڑھ سکتی ہے۔ اچھا، آپ نے جیسا کہ خود فرمایا ابھی جہانگیر خٹک صاحب کہ چونکہ انٹرنیٹ کا استعمال بہت زیادہ ہے ان ممالک کے اندر، تو یہاں پر اس طرح کا غبن جو ورچولی کیا جاتا ہے اس کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں۔ یہ بتا دیجیے گا کہ ورچولی جو فراڈ کرتا ہے شخص، اس کی تو شناخت کرنا بھی بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے، تو پھر کس طرح سے ان لوگوں پر ہاتھ ڈالا جائے گا؟ یہ پاسبل ہوگا؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے اور اس کا جواب ان لوگوں کے پاس بھی نہیں ہے جو سائبر سیکیورٹی میں ہے. دیکھیے اس وقت امریکہ میں جو سب سے بڑی جو جو ہائی ٹیک انڈسٹری میں یا میں کہوں گا ٹیک سیکٹر میں جو بہت بڑی جاب اپرچونٹی سب سے زیادہ نکل رہی ہیں وہ سائبر سیکیورٹی کی ہی نکل رہی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اگر فون استعمال کریں تو ڈیٹا جنریٹ ہو رہا ہے، وہ ڈیٹا کہیں جا رہا ہے. اگر آپ کوئی اور ایپ استعمال کر رہے ہیں تو اس کا بھی ڈیٹا کہیں جا رہا ہے. تو اس ڈیٹا کو سیکیور کرنے کی ذمہ داری اسی کمپنی کی ہے اور وہ ہر جگہ سیکیور ہو نہیں سکتا، کہیں نہ کہیں وہ کمپرومائز ہو جاتا ہے. پھر ایک اور جو فراڈسٹرز جو کر رہے ہیں وہ کرتے یہ ہیں کہ لوگوں کو ٹیکسٹ میسیجز بھیج دیتے ہیں، آئی آر ایس کی طرف سے جھوٹے الرٹس جا رہے ہیں، آئی آر ایس کی طرف سے جھوٹی کالز جا رہی ہیں اور اس کی وجہ سے بھی لوگ ایک لنک پر جو ہی کلک کرتے ہیں تو ان کی جو ان کا جو فون ہوتا ہے وہ ہیک ہو جاتا ہے یا ان کا کمپیوٹر ہیک ہو جاتا ہے. جب وہ ہیک ہو جاتا ہے تو وہاں سے وہ ساری انفارمیشن نکال لیتے ہیں. بالکل اسی طرح جس طرح ہمارے یہاں یہ اے ٹی ایم مشین تھا، اگر آپ کو یاد ہو ایک زمان میں بہت بڑا مسئلہ بن گیا تھا، شاید ابھی بھی ہو پاکستان میں، کہ وہ اے ٹی ایم مشین سے جو ہے فراڈسٹرز پیسے نکال لیتے تھے. انہوں نے ڈیوائسز لگائے ہوتے تھے، امریکہ میں بھی ایسا ہوتا ہے لیکن اس کی روک تھام ناممکن ہے، مشکل ہے بہت زیادہ، کیونکہ جتنی ٹیکنالوجی آگے جا رہی ہے اتنا ہی اس ٹیکنالوجی کو دھوکہ دینے کے لیے طریقے بھی نکل رہے ہیں اور اسی لیے یہ اتنا بڑا پلفریج یا چوری ہوئی ہے. اور ابھی اس میں کچھ تو جس طرح آپ نے کہا بھی کہ کچھ پیسے تو نکلے ہیں اس میں سے اور شاید کچھ اور بھی نکلے ہیں. کل ایک نائجیرین باشندے کو کوئی $500,000 اس نے کوئی 13 لوگوں کو ڈیفراڈ کیا تھا اسی طرح اسی پروگرام کے تحت، تو اس کی کنوکشن ہوئی ہے کل. تو اس قسم کی چیزیں تو مسلسل سامنے آتی رہیں گی، لیکن کیا یہ کافی ہے فراڈسٹرز کا راستہ روکنے کے لیے؟ بہت مشکل ہے. واحد راستہ یہ ہے کہ جتنی بھی انٹرنیٹ بیسڈ کمپنیز ہیں یا ایسے کاروباری ادارے جو اپنے کاروبار میں انٹرنیٹ کا استعمال کرتے ہیں ان کو اپنے ڈیٹا کی حفاظت کے لیے بہت بڑے اقدامات کرنے ہوں گے. اور ظاہر ہے کہ امریکی حکومت کا اس میں ایک بہت بڑا کردار ہونا چاہیے. وہ کر بھی رہے ہیں، تھوڑا بہت تو کر رہے ہیں، بلکہ میں کہوں کافی کر رہے ہیں، لیکن شاید یہ کافی ہے کہ اسے روک سکیں. تو جس لیول پہ جس پیمانے پر دیکھیں ہم لوگ جس ڈیجیٹل ایج میں رہ رہے ہیں تو ڈیجیٹل ایج میں تو ابھی انسان آپس میں فون کے ذریعے بات نہیں کرتے ہیں بلکہ کاریں بھی باتیں کرتی ہیں. یعنی جو کارز ہیں ان کے اندر جو اسمارٹ ڈیوائسز لگے ہوئے ہیں وہ بھی کمیونیکیٹ کرتے ہیں، آپ کے ساتھ بھی کمیونیکیٹ کر رہے ہیں، وہ آپ کے سامنے آنے والے کسی آبجیکٹ کے ساتھ بھی کمیونیکیٹ کر رہے ہیں، آٹو بریکنگ ہو جاتی ہے. یہ تمام کیا چیزیں، یہ تمام انٹرنیٹ بیسڈ اور ان کا اپنا کیونکہ وہ سیٹلائٹ کے ذریعے کنیکٹڈ بھی ہوتی ہیں. تو یہ تمام جو ہمارا ورچوئل ورلڈ ہے اس کے اوپر ہمارا انحصار اتنا بڑھ گیا ہے کہ اس میں یہ چوریاں میرا خیال ہے کہ ہوتی رہیں گی. ان کو روکنے کے لیے واحد طریقہ یہ ہے کہ آپ کو سائبر سیکیورٹی بڑھانی ہوگی اور سزائیں بڑھانی ہوں گی. ٹھیک ہے جی، سزا دی بھی گئی ہے جیسا کہ آپ بھی فرما رہے تھے نا، 9 سال کی سزا ایک بالکل شخص کو بھی دی گئی ہے اور یقینی طور پر اس کو بھی ایک مثال بنایا جانا چاہیے. اچھا، یہ فرما دیجیے گا جہانگیر خٹک صاحب کہ اب اس طرح کے واقعات تو ہوتے رہیں گے، بہت زیادہ تنقید کی گئی ہے بائیڈن پر اس حوالے سے کہ ایسے لوگ جو گھر پہ بیٹھ رہے تھے، جن کو انشورنس کے نام پر، مالی امداد کے نام پر کووڈ کے دوران یہ پیسے دیے گئے، یہ رقم دی گئی، ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے بھی بہت زیادہ تنقید کی گئی کہ یہ رقم اس طرح سے نہیں دینی چاہیے. بہت سارے لوگوں کا استحصال بھی ہو رہا ہے اور بہت سارے لوگ تو گھر بیٹھ کے خوش ہو رہے ہیں کہ چلیں ٹھیک ہے جی مفت میں پیسے آ رہے ہیں تو پھر گھبرانے کی کیا ضرورت ہے، سراسر جو نقصان ہے وہ حکومت کا ہو رہا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ جو بھی بائیڈن کی پالیسی ہے، جس طرح سے بھی لے کر چلا جا رہا ہے کرونا سے متعلق تمام معاملات کو، مالی معاملات کو، اس کو کنٹینیو کرنا چاہیے یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں اس میں کچھ بہتری کی ضرورت ہے؟ بہت زیادہ بہتری کی ضرورت ہے. دیکھیے ایک ایسا وقت بھی تھا امریکہ میں کہ بہت سارے ایسے لوگ جو کہ مزدور طبقہ تھا جو کہ کام کرتے تھے، اگر وہ ہفتے میں $700-800 بناتے تھے اپنی مزدوری کے ذریعے، تو جو حکومت کی جانب سے جو انشورنس کے تحت یا ان امپلائمنٹ بینیفٹس کے تحت جو پیسے ملنا شروع ہوئے، نیو یارک ریاست میں فیڈرل گورنمنٹ ایک پیسہ دے رہی تھی، میرا خیال ہے کہ وہ 600 تھے کہ کتنے تھے، اور ساتھ اسٹیٹ گورنمنٹ علیحدہ پیسے دے رہی تھی.
تو وہ شخص جو کہ $700 پورا ہفتہ مزدوری کر کے کماتا تھا، اس کو کچھ نہ کرنے کے $1000 گھر میں مل رہے تھے۔ تو یہ یو آر رائٹ کہ یہ بات درست ہے کہ اس پر ریپبلکنز کی جانب سے، بلکہ نہ صرف ریپبلکنز کی جانب سے، جو امریکہ کا جو انڈسٹریل سیکٹر ہے اور اس کے ساتھ جو سروسز سیکٹر ہے، ان کی جانب سے بھی حکومت سے بار بار یہ مطالبہ کیا گیا کہ یہ بات ٹھیک ہے کہ آپ نے جو لوگوں کی مشکلات کو کم کرنے کے لیے ایک جنرس پروگرام آفر کیا ہے، لیکن اب اس کو وائنڈ ڈاؤن کریں، اس کو کم کریں، اور اس سے ہوگا یہ کہ لوگوں کو تھوڑا ڈسکریج کیا جائے گا کہ وہ مفت میں گھر بیٹھے پیسے اس طریقے سے اگر عادی ہو گئے تو کام نہیں کریں گے۔ آپ دیکھیے اس وقت بھی امریکہ میں ورکرز کی شارٹیج ہے، کئی سیکٹرز میں آپ کو شارٹیج نظر آ رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یا تو لوگ کام نہیں کر رہے ہیں، یا پھر جو حالات بن رہے ہیں اس میں کچھ کافی لوگ ابھی بھی ان ایمپلائمنٹ بینیفٹ پر ہیں، گرچہ ان کی تعداد میں مسلسل کمی آ رہی ہے، کیونکہ جاب سیکٹر اتنی زیادہ جابز جنریٹ ہو رہی ہیں، اور پھر جو مختلف کمپنیز ہیں وہ تو سائن آن بونسز ٹائپ کی چیزیں بھی دے رہی ہیں کہ اگر آپ نے ایک جگہ جاب لے لی تو آپ کو اس کے صرف ایکسیپٹ کرنے کے بھی پیسے مل جاتے ہیں۔ اس قسم کے معاملات بھی شروع اسی لیے ہوئے ہیں کہ جو یہ پے چیک پروٹیکشن پروگرام اور جو ان ایمپلائمنٹ بینیفٹس لوگوں کو کووڈ کے پیک کے دوران دیے گئے تھے، اس میں اس کا ایک سائیڈ ایفیکٹ جو سب سے بڑا تھا وہ یہی تھا کہ اس نے انڈسٹری کو، یعنی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کو میرا خیال ہے تھوڑا بڑھا دیا، کیونکہ ورکر مشکل تھا، اور ساتھ یہ کہ لوگوں کو نہ کام کرنے کا زیادہ فائدہ تھا بجائے اس کے کہ وہ کام کرتے۔ obvious سی بات ہے کہ اگر آپ کو مفت میں پیسے مل رہے ہیں، گھر پہ بیٹھے پیسے مل رہے ہیں، تو پھر آپ کو کیا ضرورت ہے کہ آپ آفس بے جائیں، آپ شک، کام کریں؟ تو اب یہ اس کا مس یوز بھی ہو رہا ہے اس فنڈ کا، اگر اس کو دیکھا جائے تو کہیں نہ کہیں نیگیٹو بھی اس کے کچھ نہ کچھ اثرات آ رہے ہیں معاشرے کے اوپر، جن کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال جہانگیر خٹک صاحب، بہت شکریہ سر آپ کے وقت کے لیے، آپ کے تجزیے کے لیے۔ بات کر رہے تھے جی امریکہ کی، جہاں صدر جو بائیڈن جو ہیں ان کو نئے ویریئنٹ نے تو پریشان کر ہی کر رکھا ہے، لیکن جو گبن ہو رہے ہیں، خاص طور پر جو ورچولی ہو رہے ہیں، انہوں نے بھی ان کو ایک مصیبت میں کہیں کہ مبتلا کر رکھا ہے۔ کیا کریں کیا نہیں کریں، بہت ساری جگہوں پر انہیں یہ سمجھنے میں خاصی مشکل پیش آ رہی ہے۔ اچھا جی، بات مشکل کی ہو رہی ہے تو بہت سارے وقت میں ایسا ہوتا ہے کہ رشتوں میں کہیں نہ کہیں کچھ ایسی مشکلات بن جاتی ہیں کہ جن کو ختم کرنے کے لیے اس تعلق کو، اس رشتے کو ختم کرنا جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہو جاتا ہے۔ ایسے میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنے پارٹنر سے طلاق لے لیتے ہیں، خواتین جو ہیں وہ خلا لے لیتی ہیں، کچھ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ لیکن آج ہم طلاق کے حوالے سے بات کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کر رہے ہیں کہ آج ہمیں پروگرام میں آپ کو بتانا یہ ہے کہ متحدہ عرب امارات میں سب سے مہنگی طلاق کے حوالے سے ایک بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں دبئی کے ارب پتی حکمران شیخ محمد المختوم کی اور اردن کے سابق شاہ حسین کی 47 سالہ بیٹی حیا بنت الحسین کی، جو برطانیہ میں جاری طلاق کے مقدمے کے حوالے سے آج کل شہ سرخیوں کا حصہ بنے ہوئے ہیں۔ اس طلاق کے مقدمے کو برطانیہ کی قانونی تاریخ کا سب سے بڑا مقدمہ قرار دیا جا رہا ہے۔ اس مقدمے کے فیصلے کے تحت شیخ محمد اپنی 6 بیویوں میں سے سب سے چھوٹی جو اہلیہ ہیں شہزادی حیا، ان کو طلاق کے نتیجے میں 55 کروڑ پاؤنڈز کی رقم ادا کریں گے، جس میں نقد رقم اور اثاثے بھی شامل ہیں، جبکہ 25.5 کروڑ پاؤنڈز کی رقم جو ہے وہ یکمشت ادا کرنے کا کہا گیا ہے۔ اس فیصلے میں شہزادی حیا کو کروڑوں پاؤنڈ کی 2 جائیدادوں کے انتظامات کے اخراجات کے لیے بھی رقم فراہم کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ عدالت میں شہزادی کی سلامتی اور حفاظت کے لیے بھی ایک خاطر خواہ رقم مختص کی گئی ہے۔ ان کی چھٹیوں پر ہونے والے اخراجات، ان کے ملازمین کی تنخواہیں، ان کے گھر میں آیاؤں، نرسوں اور دیگر عملے کی تنخواہوں کے ساتھ ساتھ شہزادی کے گھر میں رہنے والے جو پالتو جانور ہیں ان کے اخراجات بھی ان کے سابق شوہر جو ہیں یعنی دبئی کے جو شیخ ہیں ان پر عائد کر دیے گئے ہیں۔ برطانیہ نے شیخ محمد المختوم کو اپنے 2 بچوں، 14 سالہ بیٹی اور 9 سالہ بیٹے میں سے ہر ایک کو الگ الگ سالانہ 56 لاکھ پاؤنڈ ادا کرنے کا بھی حکم دیا ہے۔ دبئی کے شیخ محمد بن المختوم پر اپنی 2 بیٹیوں کے اغوا کا الزام تھا، جس کے بعد شہزادی حیا 2019 میں اپنے اور اپنے بچوں کی زندگی کو لاحق خطرات کے پیش نظر برطانیہ فرار ہو گئی تھی۔ شیخ محمد بن المختوم کی جانب سے اغوا کی تردید کی گئی تھی۔ یہ بڑا ایک منفرد کیس ہے۔ اس کے بارے میں برطانوی ہائی کورٹ کے جج کا کہنا تھا کہ انہوں نے شہزادی حیا اور ان کے بچوں کی غیر معمولی دولت دیکھتے ہوئے، ان کا جو قابل ذکر معیار زندگی ہے اس کو دیکھتے ہوئے اس کیس کا فیصلہ جو ہے وہ بالکل عام طریقے سے ہٹ کر کیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ طلاق کی مد میں یہ جو دبئی کے شیخ ہیں ان کو اتنی بڑی رقم جو ہے وہ ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، کیونکہ ان کی اہلیہ کا، ان کے بچوں کا لائف سٹائل ایسا تھا کہ جی عدالت کا ماننا یہ ہے کہ اتنی بڑی رقم تو انہیں ادا کرنی ہی چاہیے۔
इन दो शख्सियात के दरमियान तलाक़ को लेकर अपने पर्सनल जो भी इनके मामलात थे उनको लेकर जो जंग हुई उस बारे में तो हमने आपको आगाह कर दिया। बात करते हैं एक और जगह की जो कि है यूक्रेन की सरहद, जहाँ सरगर्मियाँ जो आजकल हो रही हैं, बहुत सारे ममालिक को ऐसा लगता है कि किसी न किसी जंग का पेशखैमा है। लेकिन G7 ममालिक की धमकियों के बाद रूस की फ़ौज ने यूक्रेन की सरहद के करीब मशकें अभी भी शुरू कर रखी हैं। रिपोर्ट्स बताती हैं कि असलहे से लैस फ़ौजी सफ़ेद यूनिफॉर्म पहने -10 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमला करने की मशक करते रहे। मशकों में जदीद असलहे समेत बर्फ़ पर चलने वाली गाड़ियों ने भी हिस्सा लिया है। यूक्रेन की सरहद पर रूसी अफवाज की नकलो हरकत के सबब मगरबी इत्तेहाद नेटो ने अव्वलीन फ़ौजी इक़दाम किए हैं और नेटो की जो फोर्स है उसको हाई अलर्ट कर दिया गया है। नेटो की टास्क फोर्स को 5 दिन के अंदर अंदर मुतासिर इलाके में तैनाती के लिए तैयार रहने का भी कहा गया है। दूसरी जानिब रूस एक बार फिर अमेरिका के साथ मुकाबले में आ गया है। रूस ने जदीद तरीन ड्रोन का कामयाब तजुर्बा कर लिया है। S-70 नामी ड्रोन के अपग्रेड करके टेस्टिंग के लिए अब फौज के हवाले कर दिया गया है, जबकि 2024 तक इसका फील्ड इस्तेमाल किए जाने का भी इम्कान है। रूस की जो वजारत ख़ारिजा है उसने इसकी खसूसियात ये बताई हैं कि ये जो जदीद टेक्नोलॉजी से लेस ड्रोन है ये फ़ज़ा से ज़मीन और फ़ज़ा से फ़ज़ा में हदफ का निशाना बना सकता है। रिपोर्ट्स में दावा ये भी किया गया है कि ड्रोन के नए वर्जन में ये जो नया वर्जन है इसमें 1000 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से उड़ने की सलाहियत मौजूद है और एक बार उड़ने के बाद 12 घंटे से ज़ायद वक्त तक फ़ज़ा में अपनी उड़ान बरकरार रखने की सलाहियत भी रखता है। रूस और अमेरिका के दरमियान हथियारों की दौड़ पुरानी है, लेकिन ड्रोन टेक्नोलॉजी में अमेरिका को रूस पर सबकत हासिल रही है। अब ये जो नया ड्रोन है जिसका ये तजुर्बा किया गया है, ये कितना मुकाबला कर सकता है अमेरिका की ड्रोन टेक्नोलॉजी का, ये सारी बातें हम जान लेते हैं जी यूनुस खान साहब से। सीनियर सहाफ़ी हैं, DW से भी मुंसलिक हैं, हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम यूनुस खान। वालेकुम सलाम। यूनुस साहब बहुत शुक्रिया हमारे शो के लिए वक्त निकालने के लिए। यूनुस साहब पहले तो ये फरमा दीजिएगा कि ये रूस जो है यूक्रेन की सरहद पर अपने फ़ौजी जमा कर रहा है, कहना उसका ये है कि जी मैं तो कोई जंगी नहीं करना चाहता, ऐसा तो कोई बात ही नहीं है, अमेरिका को गलतफहमी हुई है। दोनों ममालिक के जो सदूर हैं वो भी आपस में बात करते हैं, 2 घंटे से ज़्यादा लंबी बात होती है, उसमें भी यकीन दहानी कराई जाती है, जंग नहीं हो रही। तो फिर ये इतनी सर्दी में ये मशक़ें करने की क्या ज़रूरत है, जंग नहीं हो रही तो? देखिए जी, रूस और यूक्रेन के दरमियान जो तनाज़ा है ये कोई नया नहीं है, 2014 से है, जब रूस ने क्रीमिया जो इलाका है उस पर कब्ज़ा भी किया था और जो मशरक़ी इलाका है यूक्रेन का वहाँ पे जंग हुई थी जिसमें 14,000 लोग अमवात भी रिपोर्ट हुई थी। तो ये उस वक़्त से ये हालात ये ख़राब हैं और उसकी जो बुनियादी वजह है वो रूस चूँकि अब यूक्रेन नेटो में आना चाह रहा है और रूस इस हवाले से उसके तहफ़्फ़ुज़ात है और रूस का ये कहना है कि यूक्रेन को नेटो का हिस्सा नहीं होना चाहिए और यहाँ पे यूक्रेन के अंदर नेटो के कोई फ़ौजी अड्डे नहीं होने चाहिए और यूक्रेन के अंदर कोई भी नेटो के फ़ौजी मशक़ें नहीं होने चाहिए। जबकि यूक्रेन और यूरोपियन ममालिक का कहना है कि यूक्रेन एक आज़ाद मुल्क है, वो अपने मुल्क के हवाले से आज़ादाना फ़ैसले कर सकते हैं। उसके बाद 2014 में आपको मैं बताता चलूँ कि यहाँ पे यूक्रेन के बॉर्डर के पास 20,000 अफ़वाज रशियन थी, जो अब बढ़ती-बढ़ती 1 लाख के करीब पहुँच चुकी है और जो यहाँ पे दिफ़ाई तज्ज़िया-निगार है वो के उनका ये कहना है कि जनवरी के आखिर तक यहाँ पे 1,75,000 तक अफ़वाज पहुँच जाएँगी। तो जो हालात है यहाँ पे बॉर्डर के ऊपर ये इंतहाई कशीदा है और पिछले हफ़्ते भी जो है एक झड़प हुई थी जिसमें कुछ यूक्रेनियन फ़ौजी भी मारे गए थे। ठीक है। अच्छा, ये जो आज तजुर्बा किया गया है रूस की जानिब से जी जदीद तरीन ड्रोन का, आपको लगता है कि ये यकीनन कोशिश तो यही है कि अमेरिका पर सबकत ले जाई जाए, ख़ास तौर पर ड्रोन टेक्नोलॉजी के अंदर? इस हवाले से मैं थोड़ा बताइएगा, कितना ये मुकाबला कर सकता है अमेरिका की ड्रोन टेक्नोलॉजी का, कर भी सकता है या नहीं कर सकता? देखिए, अभी जो 2-3 दिन पहले इन्होंने ये ड्रोन का जो है यहाँ पे इन्होंने इसका तजुर्बा किया है, कामयाब तजुर्बा है और इसके हवाले से ही इनका ये इससे पहले तो अमेरिकन जो है ड्रोन टेक्नोलॉजी में इनसे कहीं आगे थे। लेकिन इसमें जो चीज़ें देखी गई हैं वो ये कि इसमें आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस का जो इस्तेमाल है वो किया गया है। इनकी देखें 12 घंटे तक ये फ़िज़ा में वो सफ़र कर सकता है और इसके अलावा भी इसकी बहुत ज़्यादा ख़ुसूसियात है। तो अब पोज़ीशन ये है कि ये ड्रोन के हवाले से अमेरिका और रशिया एक-दूसरे के मुकाबले में आ चुके हैं और इनकी यही कोशिश है
है कि जो ड्रोन टेक्नोलॉजी में ये एक दूसरे के ऊपर सबकत हासिल करें, क्योंकि अगर हम पिछले जो तनाज़ात देखते हैं तो उसमें ड्रोन का जो किरदार है जंगों में वो इंतहाई अहम हो गया है। तो इसलिए ड्रोन टेक्नोलॉजी के साथ-साथ आजकल रोबोटिक फ़ौजियों के हवाले से भी काम हो रहा है, रोबोटिक फ़ौजी भी बन रहे हैं, उस पर अमेरिकन और रशियन दोनों काम कर रहे हैं। तो जो आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस है उसके हवाले से ये दोनों ममालिक इस टाइम बहुत ज़्यादा तेज़ी से काम कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, ये नेटो इत्तेहाद को लेकर रूस की जानिब से बहुत ज़्यादा बात की जा रही है। ख़ास तौर पर जो यूरोपीय ममालिक हैं उनके हवाले से भी बात की जा रही है। कहा ये जा रहा है कि जी अगर रूस पर कोई पाबंदियाँ लगाई जाती हैं या कोई इस तरह की सूरत हाल हो जाती है तो सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो यूरोपीय ममालिक को होने वाला है। ख़ास तौर पर उन मसनूआत को लेकर जो वहाँ पर इस्तेमाल की जा रही हैं, जिनमें गैस मसनूआत भी शामिल हैं। अ, क्या आगे होने जा रहा है? हम क्या तवक्को रखें? एक जानिब हम देख रहे हैं मशक़ें हो रही हैं, दूसरी जानिब हम देख रहे हैं मुज़ाकरात हो रहे हैं। फिर बीच में ये भी खबरें आने लग जाती हैं कि जी नहीं, कहीं न कहीं मामलात जो हैं वो तय पा चुके हैं, अमन है, अमन ही रहेगा, कुछ ऐसा होने नहीं वाला है। देखें, इस टाइम यूरोप से जो हमें रशिया से जो चीज़ें मौसूल हो रही है, उसमें सबसे जो अहम चीज़ है, वो गैस है। और 45 से 50% गैस का दारोमदार जो यूरोप का है, वो रशिया के साथ है। लेकिन इसकी वजह से रशिया के इकोनॉमी को भी बहुत ज़्यादा जो है ना फ़ायदा होता है। अब जो यूरोपियन ममालिक है, वो उसके मुतबादल पे काम भी कर रही है कि इसके मुतबादल में हम क्या करें। लेकिन यूरोपियन यूनियन और नेटो ने इस हवाले से साफ रूस को मुतनब्बा किया है कि अगर आपकी अफ़वाज यूरोप के अंदर या यूक्रेन के अंदर दाखिल होती है तो वो फिर यूक्रेन और रशिया की जंग नहीं होगी, इसको फिर हम सीरियस लेंगे। ये 2 ममालिक के दरमियान नहीं होगी, इसमें फिर यूरोपियन यूनियन भी इन्वॉल्व होगा, नेटो भी होगा, और G7 का जो अभी इजलास हुआ पिछला, उसमें भी इस हवाले से इंतहाई सख्त तहफ़्फ़ुज़ात किए गए थे। तो जो यूरोपियन यूनियन है वो इस हवाले से बिल्कुल क्लियर है कि अगर रशियन अफ़वाज यूक्रेन के अंदर मुदाखलत करती है, तो उस हवाले से फिर यूरोप भी अपना किरदार अदा करेगा और नेटो की जो अफ़वाज है वो भी इस हवाले से अपना किरदार अदा करेंगी। ठीक है जी, यानी ये नहीं हो सकता कि अगर रूस ऐसा कुछ करता है तो उस पे खामोशी इख्तियार की जाएगी। नेटो भी है और फिर यूरोपीय ममालिक जो हैं वो भी कह रहे हैं कि हम भी अपना रद्द-ए-अमल जो है, कुछ भी हो सकता है जो, उसका इज़हार यकीनन करेंगे। बहरहाल यूनुस खान साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सीनियर सहाफ़ी DW से भी, जैसा कि मैंने आपको बताया, मुंसलिक हैं, अपना तज्ज़िया शेयर कर रहे थे यूनुस खान साहब। आगे बढ़ते हैं जी प्रोग्राम में, और अब हमें प्रोग्राम में बात करनी है अफ्रीकी मुल्क सूडान की। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ के ऑफिस ने यह इंकशाफ किया है कि सूडान में हालिया मुज़ाहरों के दौरान अस्मत दरी और इज्तिमाई ज़्यादती के 13 इल्ज़ामात मौसूल हुए हैं, और ये इल्ज़ामात सिक्योरिटी फोर्सेस पर लगाए गए हैं, जबकि फायरिंग से 2 अशख़ास के हलाक होने की भी तस्दीक कर दी गई है। रिपोर्ट ये बताती है कि सूडान के मुख्तलिफ इलाकों में हुकूमत के खिलाफ रैलियाँ निकाली गईं और खर्तूम में हज़ारों मुज़ाहिरीन ने सदारती महल में जमा होने की कोशिश की, जहाँ उन्होंने धरना देने का प्लान बना रखा था। सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से मुज़ाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस के शेल्स फेंके गए और फायरिंग भी की गई। सूडान की समाजी तरक्की की वजारत के मुताबिक मुज़ाहरे के दौरान दो ख़वातीन की इस्मत रेज़ी की गई है। एक मुतासिरा खातून ने हुकाम के पास रिपोर्ट दर्ज करा दी है, जबकि दूसरी खातून ने कानूनी कार्रवाई से इनकार कर दिया है। सूडान में अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ ऑफिस के तर्जुमान ने मीडिया ब्रीफिंग दी और बताया कि उन्हें मुबैना इस्मत दरी और इज्तिमाई ज़्यादती के 13 इल्ज़ामात पर रिपोर्ट मौसूल हुई है। नाज़रीन, अक़वाम मुत्तहिदा ने इन वाक़यात की आज़ादाना, शफ़ाफ़ और गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात कराने पर ज़ोर दिया है। खर्तूम में तिब्बी अमले ने बताया कि पुरतशद्दुद मुज़ाहिरों में अब तक 2 अफराद हलाक जबकि 125 से ज़ायद ज़ख्मी हुए हैं। नाज़रीन, आपको ये भी बताएं कि 21 नवंबर को वज़ीर आज़म अब्दुल्ला हमदोक की फ़ौज के साथ एक मुआहदे के तहत बहाली और सियासी कैदियों की रिहाई के बावजूद मुल्क में मुज़ाहरे जारी हैं। मुज़ाहिरीन का कहना यह है कि अब उनके लिए पीछे हटना नामुमकिन है। मुल्क में जल्द एक सियासी हुकूमत के क़याम का मुतालबा करते ये लोग दिखाई देते हैं, लेकिन छतरी ग्रुप फोर्सेस बराए आज़ादी और तब्दीली ने 25 और 30 दिसंबर को मज़ीद मुज़ाहिरों की भी अपील कर दी है। दिखाई ऐसा देता है कि सूरत हाल जो है सूडान में वो मज़ीद ख़राब हो सकती है, बावजूद इसके कि कुछ मुआहदे जो हैं वो हुकूमत के दरमियान, फ़ौज के दरमियान तय पा गए हैं, लेकिन अब ये जो मुश्तिल मुज़ाहिरीन बाहर निकले हुए हैं, ये किसी की सुनने के लिए तैयार दिखाई नहीं देते हैं। और नाज़रीन, आखिर में बात करेंगे फ़िलिपाइन की, जहां समुद्री तूफ़ान ने बड़े पैमाने पर तबाहकारियां मचा रखी हैं। 6 रोज़ में हलाकतों की तादाद कहा जा रहा है कि 375 तक पहुंच गई, और अभी दर्जनों अफराद ऐसे हैं जो लापता हैं, जबकि 500 से ज़ायद लोग ज़ख्मी हैं। फ़िलिपाइन में राई नामी तूफ़ान से होने वाली तबाहकारियाँ क्या हैं, कब से तूफ़ान का सिलसिला जारी है, कब ये तूफ़ान थमेगा, ये सारी चीज़ें इस रिपोर्ट में।
शदीद तरीन समुद्री तूफानों में से एक राई 16 दिसंबर को फिलिपाइन के जज़ायर से टकराया तो उस वक्त हवा की रफ्तार 195 किलोमीटर फी घंटा थी। इब्तदा में ये तूफान जनूबी इलाके के जज़ायर से टकराया और फिर जनूबी बहर चीन की जानिब की तरफ बढ़ गया। इस ताकतवर तूफान से होने वाले नुकसान की हद अब हर एक गुजरते दिन के साथ वाज़ेह होती जा रही है। फिलिपाइन में जुमेरात को आने वाले इस समुद्री तूफान राई ने बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी। 6 रोज में हलाकतों की तादाद 375 तक पहुंच गई है। 50 से ज्यादा अफराद लापता, 500 के करीब जख्मी हैं जो फिलिपाइन के मुख्तलिफ अस्पतालों में जेरे इलाज हैं। महकमा सेहत के मुताबिक दर्जनों जख्मियों की हालत तशवीशनाक है। रिपोर्ट्स के मुताबिक तूफान राई के बायस 200 से ज्यादा बिजली घर, 53,000 घर तबाह, 83,000 मकानात को जुजवी तौर पर नुकसान पहुंचा, जिसके बायस 3,80,000 से ज्यादा अफराद बेघर हो गए और 41 लाख से ज्यादा अफराद मुतासिर हुए हैं। फिलिपाइन हुकाम के मुताबिक मुतासिरीन को पनाहगुज़ीन कैंपों में मुंतकिल किया गया है। मुतासिरीन को पीने के साफ पानी और खुराक की कमी का सामना है। सबसे ज्यादा नुकसान जजीरे बोहिल में हुआ, जहां 100 के करीब हलाकतें हुई और कई गांव सफाई हस्ती से मिट गए। फिलिपाइन के नेशनल डिजास्टर एजेंसी के मुताबिक मुल्क में फसलों, मवेशियों और मशीनरी के नुकसान का इब्तदाई तखमिया 3.2 मिलियन अमरीकी डॉलर लगाया गया है। साइंसदानों ने खबरदार किया है कि इंसानों के हाथों मौसमी तगय्युरात के बायस दुनिया का दर्जा हरारत बढ़ रहा है, जिसकी वजह से तूफान पहले के मुकाबले में ज्यादा ताकतवर और मजबूत हो रहे हैं। फिलिपाइन का मौसमी तब्दीलियों के असरात से सबसे ज्यादा खतरे से 2-4 ममालिक में शुमार होता है, जो हर साल औसतन 20 तूफानों की जद में आता है, जिनमें से कुछ तबाहकुन होते हैं। बिल्कुल जी, 20 तूफ़ान आते हैं औसतन हर साल फिलिपाइन के अंदर, लेकिन ये जो राई तूफ़ान है इसने बहुत ज़्यादा तबाही मचा रखी है और ये तबाहकारियाँ अभी भी जारी हैं। आपको इस बारे में अपडेट करते रहेंगे। आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, कल आपसे दोबारा मुलाकात हो रही होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह के बाद।